सॉरी हम लोग लेट चल रहे हैं और मैं कोशिश करूं कि मैं भी ज़्यादा ना बोलूं क्योंकि इतना तगड़ा स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है बादल जी ने, अनुराग ने। तो शुरुआत में तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरा, और मैं संपादक मंडल की शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि शैली व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया। और जिस संस्था से शैली प्राइमरीली जुड़े हुए थे वो मेरे ससुराली हैं, तो घर पे जब भी जिक्र होता था कब किसी चीज़ का, कमिटमेंट का, प्रतिभा का या टैलेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उसमें शैली का नाम अभी भी आता है। तो शैली कभी भी हमारी ज़िंदगी से गए नहीं, वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भी जिक्र से उनकी चर्चा हमेशा से रहती है और वो हमेशा हमारे साथ हैं। और लोक जतन को मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया, और जब देखा तो जो बातें बादल जी कह रहे हैं वो सही में उसमें अप्लाई करती हैं। उसकी सटीक हेडलाइंस, उसका आना हर पखवाड़े, उसमें वो स्तंभ का रहना, उसमें बिल्कुल सादगी से बात कहना और बिल्कुल खुल के कहना। और जब आप शवराज कह रहे हैं तो महज एक तंजिया बात नहीं जैसे आज के ही अकाउंट में है, उसमें शव का एक जिक्र है, उससे जोड़ा गया है। तो कई चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगी और ये मेरा बिल्कुल सौभाग्य है कि इससे मुझे आपने जोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बड़ा मुश्किल काम है आज, तो कोई इनसाइड सीक्रेट्स तो मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि सब कुछ खुला है इस वक्त। तो कुछ भी नया कहना पत्रकारिता के बारे में काफ़ी एक फूल्स एरेंड है क्योंकि सबको दिख ही रहा है। आई थिंक कपड़े तो सारे सबके उतर ही गए हैं, तो कुछ नया तो शायद मैं ना कह पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और कहाँ आज पत्रकारिता भारत में है 2022 में, इसका एक सिलसिला, इसको इन तमाम चीज़ों को पिरोया जाए और इसको समझने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या हुआ है। क्योंकि मुझे जो लगता है आज हम लोग सामाजिक जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की हालत है और जो संचार माध्यमों की हालत है, जो मीडिया की हालत है, इन तीनों चीज़ों का एक ट्रायंगल जो बहुत स्वाभाविक है। बहुत इस पे एकेडमिक्स इस पे बात कर चुके हैं, इस पे बात सोच चुके हैं, लेकिन इन तीनों का कनेक्शन अभी हमें भारत में बहुत क्लियरली दिख रहा है। वो बहुत वाजे हो गया है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जो पत्रकारिता होगी, वो ये तय करेगी कि आप किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह का भविष्य आप तय कर रहे हैं और आप किस तरह के तंत्र में रह रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से लोकतंत्र है भी कि नहीं। वैसे ही भारत को आजकल पार्टली फ्री या इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ और इसको कोई बायस्ड आदमी नहीं कह रहा है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो कई सालों से और पूरे विश्व स्तर पर वो चीज़ों को और व्यवस्था जो पूरी चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश कर रही हैं, उनका ये नतीजा, उन्होंने ये वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 150वें अंक पे होना 180 देशों में, ये खुद एक बहुत ख़तरनाक सी स्थिति है, मैं कहूँगी एक भयावह स्थिति है। और इसमें हमें बस पन्ना पलट नहीं लेना चाहिए कि ज़ुबैर जेल गए या कोई और पत्रकार जेल गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ी में कहावत है कनेरी इन कोल माइन, यानी जो फलां के साथ होता है उस पर हमको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि ये उस पत्रकार की ही उसकी स्वतंत्रता को नहीं रोका जा रहा है। ये अंत में आकर एक सिटीज़न पे, ये हमारे सब के दरवाजे पे दस्तक होगी 12 बजे रात को, और आपसे सभी पूछा जाएगा। और इसीलिए प्रेस का स्वतंत्र होना, उसका आज़ाद होना, उसका हेल्दी होना, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो इस पूरे सिलसिले में, जो एक राजनीतिक और एक आर्थिक और एक सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है पत्रकारिता का भारत में इस वक्त, उस पर टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। तो इसमें बस दो चीज़ें मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। जॉन कीन एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो डेस्पोटिज्म पर और लोकतंत्र को जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है। उनकी सबसे रीसेंट किताब हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी आई है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे 2 पैराग्राफ्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि पूरा जो भले ही वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो जन्मी, जो पनपी वेस्ट में, वो संभव ही इसलिए हो पाई क्योंकि अखबार थे, संपादकीय थे, चर्चा थी, सस्ते में प्रिंटेड अखबार मिलता था। वो ज़माने का बहुत बड़ा प्रिविलेज था, आप समझिए लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी की। और वो सीधे लोकतंत्र को उन अखबार, उन सूचना के स्रोत की मौजूदगी से जोड़ते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था या जो एक रिलेशनशिप एक सिटीज़न की एक दूसरे से होती है और जो उसके आकाओं से, उसके प्रतिनिधियों से होती है, वो सारी टूटने लगी जैसे जैसे टेलीविज़न आया। उसके बाद जब एक पूरा सोशल मीडिया का दौर और पूरी टेक्नोलॉजी हो गई है, ये महज एक संयोग नहीं है या ये इसमें सिर्फ एक कैपिटलिस्ट मनी वो भी नहीं है, इसमें निहित कुछ चीज़ें हैं इस टेक्नोलॉजी में जो हमें और आपको तोड़ती हैं।
तो ये एक तरह से हमें एक इल्यूजन देती हैं कि हमें जोड़ रही हैं, लेकिन इसका पूरा प्लेटफॉर्म जिस तरह से चलता है, इसकी इकोनॉमी जिस तरह से चलती है, इसकी टेक्नोलॉजी जिस तरह से चलती है, ये मुझे और आपको नाराज़ करती है, ये हमें दूसरे बबल्स में डालती है, फिर हमें लड़वाती है, इसका पूरा मज़ा लेती है, उसको रेवेन्यू मिलता है, डेटा मिलता है। तो ये पूरी एक व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसका सीधा असर डेमोक्रेसी पे पड़ता है। एक और शख्स है, मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, जेमी बार्टलेट। वो एक गार्डियन के पत्रकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है टेक्नोलॉजी पे, और उनकी एक बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टो टाइप आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, छोटी सी किताब है, पीपल वर्सेस द टेक। और उनका तो साफ कंक्लूजन है कि डेमोक्रेसी इज़ एनालॉग और डिजिटल जब आएगा तो ये आप सबको बांट देगा। जो एक कंसेंसस, जो बातचीत, जो एक साझा, एक समझदारी, मेरे और आपके इंटरेस्ट का मिलना, एक कॉमनैलिटी जिससे पॉलिटिक्स और समाज जुड़ा हुआ है, भले ही डिफरेंसेस हों, मैं आज इसको वोट दूं, कल किसी और को वोट दूं, वो पूरी व्यवस्था को डिजिटल टेक्नोलॉजी द वे इट इज़ टुडे, जो आज उसके हालात हैं, उसको वो तोड़ती है। तो एक तरह से ये जो एक डिजिटल का पूरा एक चैलेंज है, ये तो है ही, तो इस परिप्रेक्ष्य को हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग जब कहते हैं कि 2022 में पत्रकारिता वहाँ पहुँची है जहाँ हम देख रहे हैं, और मुझे तो इस पर मतलब कुछ युवा साथियों से बाहर बात हो रही थी कि ये अभी इसका वो अंत नहीं है, इस गहराई का, ये दिस नॉट द मरीना ट्रेंच, अभी तो बहुत हमें नीचे डूबना है, और आग का दरिया भी नहीं है, लेकिन डूबना ज़रूर है हम लोगों को, और इसमें जाना है और हम लोग इसमें और धंसेंगे, मेरा ये फियर है। और इट्स सैड, क्योंकि भाई एक ज़माने में वो बेशक जवाहरलाल नेहरू हों, वो कार्ल मार्क्स हों, वो मोहम्मद अली जिन्ना हों, वो राम मोहन रॉय हो, मतलब पत्रकारिता, लिखना, आर्ग्यूमेंट, इसी से पूरी मॉडर्निटी की शुरुआत जुड़ी हुई है। मतलब आर्ग्यूमेंट, एक पूरे तर्कों को सामने रखना, उस पर बहस सॉलिसिट करना, ये सब पूरा है। और ऐसा नहीं है कि 2022 के पहले पत्रकारिता का भारत में कोई स्वर्ण युग था। अब इसमें आई एम श्योर आप में से और लोग जो सक्रिय थे इमरजेंसी के दौरान, मैं नहीं थी, वो शायद इसमें उनकी मुख्तलिफ राय हो, लेकिन मैंने इमरजेंसी पे कुछ जो पढ़ा है, जो अब नया काम आया है उस पर, और कुछ पत्रकारों से बात की, और अडवाणी जी तो खुद इस पे कहते हैं कि व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्राउल्ड, तो वो भी कोई बहुत स्वर्ण युग नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल एक तरह से हम शायद गणेश शंकर विद्यार्थी को, कुछ हद तक प्रभाष जोशी को और साईनाथ टाइप पत्रकारों को बिल्कुल गिने चुने, मैं एक ही अपने हाथ की उंगलियों पे उनको गिन सकती हूँ, उसके अलावा कोई इस तरह का स्वर्ण युग आपकी मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में नहीं था, जो कि हमारी सामाजिक नाबराबरी, जो हमारी आर्थिक असमानताएँ और जो हमारा बेसिक रूढ़िवाद था, जो उससे लड़ सके। पत्रकारिता ने, मेन स्ट्रीम पत्रकारिता ने हमेशा उससे कन्नी काटी, उसको टैकल नहीं किया। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है 1990 के दशक में, उससे तो बिल्कुल मतलब करेला नीम चढ़ा। तो इसमें सिर्फ ऑफ कोर्स न्यू लिबरलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, उसने आके पूरी मतलब थ्रू द टेबल अपटर्न द टेबल, लेकिन उसके पहले भी कोई बहुत अच्छी, मतलब हमको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे और लिबरलाइजेशन ने आके सारी हमारी बैंड बजा दी। तो 1990 से थोड़ी बहुत इनसाइडर स्टोरी मैं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी तब पत्रकारिता शुरू की। हम लोग मेरा जनरेशन आया उस टाइम 90 के दशक में पत्रकारिता करने, और हम लोग तो अपनी चप्पलें चटकाने आए थे, हम कुर्ता, जीन्स, वो एक पूरा एक इमेजिनेशन था एक पत्रकार के बारे में। लेकिन तब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन तब जिस तरह से तब जिस तरह से आपकी सैलरीज बढ़ी, आपका पूरा जो इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरा जो उदारवाद का जो दौर शुरू हुआ 1990 में, उसमें मीडिया एक बहुत उसकी अहम कड़ी है। हमको उसका सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट के रूप से नहीं समझना चाहिए। पूरी जो कंज्यूमरिज्म, नीचे वाली ट्यूबलाइट बंद कीजिए, ये डिस्टर्बेंस वहाँ से आ रहा है। कोई स्टैटिक है, मैं मोबाइल के लिए या ठीक कोई वैसे स्टैटिक है, सॉरी। तो इसको ऑफ कर दूँ, जोर से बोल सकती हूँ? अच्छा जी, हाँ, बेहतर, वेरी नाइस। तो 1990 के दौर में जो एक पूरा सिलसिला शुरू होता है, आपको कई ट्रेंड्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पूरा एक मनी मैटर्ड,
तो उसका ऑफ कोर्स ये तो अब क्लीशे सा हो गया है कि बिल्कुल पैकेज हो गई पत्रकारिता, प्रोडक्ट हो गई, कोक पेप्सी तरह बिकने लगी, लेकिन उसके और भी उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हुए। हम लोग उस दौर में थे तो ऑफ कोर्स एक मेंढक की तरह एक उबलते पानी में उस वक्त बहुत असर नहीं लगा कि होगा पेज 3, हमारा पेज 1 तो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे पेज 1 रंगीन हो गया, हेडलाइंस बदलने लगी, जैसे जैसे टीवी की हेडलाइंस बनती थी वो था। क्रिकेट और बॉलीवुड, जो लोग भी जो बड़े मतलब उद्योगपति आए मीडिया में उसके बाद, मतलब वो सिर्फ एक उस तरह के पुराने न्यूज़पेपर हाउसेस नहीं रहे, नए लोग आए कि इसमें पैसा है, ये धंधा था। उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप ये सब लाइए, आप इसको इंफोटेनमेंट बनाइए। तो एक बिल्कुल मतलब चीज़ों को बिल्कुल स्पाइक करने की, इसमें थोड़ा सा मज़ा डालने की, क्रिकेट, बॉलीवुड सारा वो कवर हुआ। इसमें आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि एक पैरेलल साउंड ट्रैक यूँ समझिए चलने लगा, पूरे जो सीरियल्स का चल रहा था उसके थ्रू जो पूरी एक वैल्यू सिस्टम आप धीरे धीरे पूरी दोपहर में दे रहे थे। तो भाई 9 बजे तो मैं क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए तो मेरी ऑडियंस तैयार ही नहीं है, तो धीरे धीरे मैं भी कभी बहू थी, मतलब मैं भी ढल गई उसमें और मैं भी उसी तरह से बोलने लगी, लहजा बदला लोगों का और पूरी तरह से एक बिल्कुल एक नई दुनिया सी क्रिएट हो गई। और कई जैसे सबसे बड़ा अखबार है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, आप सब लोग जानते हैं कौन सा अखबार है, उसने तो शायद 250 प्राइवेट ट्रीटीज़ करी और कंपनी से कि आप हमें शेयर्स दें, हम आपको आज़ादी तो नहीं देंगे लेकिन हम आपको इश्तिहार देंगे। तो इश्तिहार उनके छपते थे और उसका ट्रेड ऑफ था पूरा प्राइवेट ट्रीटीज़ का दौर, पेड न्यूज़। प्रोप्राइटर्स ने कहा कि अच्छा हमारे ये छोटे पत्रकार जो रिपोर्टर जिसके लिए बहुत इज्जत नहीं थी उसको, ये पैसे बना रहा है तो पैसे तो मैं लूँगा। तो उन्होंने पूरे एक इनफॉर्मल करप्शन सिस्टम को जो शायद छोटे छोटे एरियाज़ में था उसको फॉर्मल एडिटोरियल पॉलिसी में मिला दिया और ऐसा वो उसका हिस्सा हो गया अभी कि जो आप देख रहे हैं बाकायदा बड़े कॉम्प्लेक्स पैकेजेस होते हैं कि हम आपको 3rd एडिट देंगे, आपका एक जिक्र हम टॉप पे कर देंगे, एक फ़ोटो दे देंगे और पेज 8 पे भी आपका थर्सडे को जिक्र होगा कि ऐसी चीज़ जो आप देख नहीं पाएंगे लेकिन नमक की तरह वो पूरे उसमें घोल दी जाती है। इस तरह के पैकेजेस शुरू हो गए। तो 1990 के दौर में मुझे लगता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हालांकि ये टाइम था जब सैलरीज़ आर टचिंग द रूफ और तमाम लोग आए मेरे पास। खुद जब मैं BBC में थी लोग आके कहते थे कि मेरे बच्चे को ये लीजिए और इनको बरखादत या राजदीप बनाइए, ये कहा गया है मुझे। तो मैं बिल्कुल सकपका गई, मैंने कहा देखिए हम इनको पत्रकार तो बना सकते हैं। उनका नहीं, आप इनको बरखादत या राजदीप बनाइए, क्योंकि तब ये था कि जो IAS नहीं कर पा रहा है, जो वैसे पावर से एक्सेस नहीं है उसका, जर्नलिज्म पावर और एक्सेस का हिस्सा बन गई। और मैं बतौर पत्रकार जो पहले सिर्फ एक बायलाइन थी, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं तो फलां के साथ बैठी हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ, लाल कृष्ण बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट नेम से बात कर रही हूँ, तो मैं भी उतनी पावरफुल हो गई, मतलब जो टीवी के पत्रकार थे। तो इस तरह से पूरा जो मीडियम था वो उसने पूरी शक्ल बदल दी कि पत्रकारिता क्या होती है, आपको क्यों आना चाहिए पत्रकारिता में। इससे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि सबको जाके बिल्कुल एक बहुत ही स्पार्स इनकम नहीं लेनी चाहिए और इस तरह से बिल्कुल उसी बुरी खबरें देते रहें आप, क्योंकि भाई बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो बेसिक ट्रेंड्स आपको देनी थी, जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम पिज़्ज़ा की बात करेंगे जब हम खाने की बात कर रहे हैं, या हम खाद्य समस्या की भी बात करेंगे, हम सूखे की भी बात करेंगे, या हम सिर्फ प्लेटिंग की बात करेंगे, और जो फूड शो होगा उसकी शक्ल ही कुछ अलग होगी। सोचिए हमारे जैसे देश में पूरा जो फूड जर्नलिज्म का कॉन्टेक्स्ट है और उसका जो पूरा संदर्भ है वो इस वक्त फूड प्लेटिंग वगैरह का बना हुआ और हम लोग देख रहे हैं कि भाई मैंने वहाँ चाट खाई और मैंने ये किया। आप सीरियस इलेक्शनियरिंग कवर कर रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ रुकता जा रहा हूँ और मैं यहाँ गोलगप्पे खा रहा हूँ। तो पूरा जो ट्रिविलाइजेशन और ये कह के कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, यही उनकी पॉलिटिक्स बन गई। और धीरे धीरे हमारा जो नागरिकों का एक पूरा जो बहुत ही जागरूक और जो गुस्सैल एंड राइटफुली सो जो गुस्सा हो सकता था वगैरह, उसको आपने टेम कर दिया, उसकी पूरी एक डोमेस्टिकेशन हो गई, इसको कंट्रोल कर दिया। दूसरा दौर इसमें पूरा आता है मेरे ख्याल से 2011 के टाइम पे, जब अगेन टेक्नोलॉजी इंटरवीन करती है, आपको सस्ता डेटा मिलता है, आपके स्मार्टफोन सस्ते होते हैं और एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। उस टेक्नोलॉजी के आने के साथ आपने एक तरह से जर्नलिस्ट को एग्जिट कर दिया स्टेज से। आपको मध्यस्थ, एक तो पैसे ही वो बहुत इरिटेटिंग है, प्रेस अब प्रेस नहीं है, वो मीडिया बन गया है। तो आप मीडियम है, वो मीडियम की भी ज़रूरत नहीं हुई उसकी, क्योंकि उसको डायरेक्टली सब खबरें मिल रही हैं। तो आपने जर्नलिज्म को उस तरह से मारा कस के तमाचा आफ्टर 2011। और फिर आए राडियो टेप्स। जब राडियो टेप्स आते हैं, गलत सही, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसमें हर आदमी जिसका जिक्र है उसमें वो करप्ट नहीं है, वो स्लाइसेस ऑफ कॉन्वर्सेशंस बाकायदा वो रिलीज़ हुई, वाजे हुई, सब लोग सुन रहे थे उसको। लेकिन हुआ उसमें ये कि जो आम आदमी है,
टू यूज़ अ बैड वर्ड, मतलब जिसको भाई जो दिहाड़ी मजदूर है या जो भाई जो ऑफिस में काम करता है या जो मॉडलिंग कर रहा है, जो भी उसको टाइम नहीं है इसकी पॉलिटिक्स समझने का, वो सिर्फ खबर देख रहा है। उसने कहा यार राडिया हॉरिबल, मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ हॉरिबल। उसने जो ख़त्म किया मेन स्ट्रीम मीडिया को, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया अपना गंगा स्नान में रेडी हो जाता है पूरे अन्ना मूवमेंट का उठा के अपने सर पे कि अब हम बात करेंगे करप्शन की, और हम बिल्कुल मतलब हम ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ पोचिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, करप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं बिना उसकी जड़ पे पहुँचे हुए। तो आप बस उसमें अपना दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत नाराज़ हैं, हम बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और हम पूरी तरह से इस अन्ना वन्ना हम बिल्कुल साथ हैं इनके। तो वो एक बहुत ही, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक दौर, और मुझे तो लगता है कि पूरी जो 2014 की पॉलिटिक्स भी शुरू हुई, उसकी पूरी घर के बाहर की सफाई मीडिया और इस मूवमेंट ने शुरू की। तो मीडिया पूरी तरह से शामिल था एक पॉलिटिक्स में, और ये अपना वो पहन के, कपड़े पहन के कि हम बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं, हम तो बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। और एक और दूसरी बात हुई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर बहुत सबसे अच्छी चीज़ नहीं है, उसे बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन आपने स्टेट की बैशिंग जो ज़रूरी समझी उस वक्त वो करनी थी, क्योंकि मीडिया को दिखाना था कि हम बहुत आज़ाद हैं, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, हम तो बहुत बोल देते हैं हम पावर को, क्योंकि तब आसान था, तब किसी तरह की बहुत ही अव्यवस्थित सी चल रही थी यूपीए 2, एक अजीब दौर में वो भी घूम रही थी। उसमें आपने ये करके आपने स्टेट को पूरी तरह से और दिखा दिया कि ये बिल्कुल ही निकम्मा है। और कई जो उपलब्धियां थीं, इसका सामाजिक असर ये हुआ कि भारत में भाई कम से कम उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में सोशल रिफॉर्म नाम की चीज़ तो पॉलिटिक्स और स्टेट ही कर पाई है, जो भी कर पाई है वो थोड़ा बहुत, तनी शायद आप लोग अग्री करें या ना करें। आपने जो मॉडर्न इंडियन स्टेट ने जो भी कुछ अचीव किया था, बाय वो रिजर्वेशन हो, वो भागीदारी की बातें हो, वो जेंडर की बातें हो या इकोनॉमी की बातें हो, उसको आपने सब बाहर फेंक दिया उसके साथ जो आपने स्टेट पे अटैक माउंट किया। उसके बाद तीसरा दौर जो आता है वो आता है 2014 का, और इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आप देख लें, या जो भी उछाल और द एंटरप्रेन्योर, द जुगाड़ इकोनॉमी वगैरह सारी ख़त्म होती है। जो मीडिया की एबिलिटी रिसोर्स जनरेट करने की वो ख़त्म होती है, वो डिपेंडेंट हो जाता है स्टेट पे पूरी तरह से, क्योंकि उसको एड्स चाहिए, वो कर ही नहीं पा रहा है अपना काम। टेक्नोलॉजी उसके ख़िलाफ़ है, प्रिंट के ख़िलाफ़ है टेक्नोलॉजी। अब तो टीवी का भी सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ क्लिप्स के थ्रू आ रही है आपके सोशल मीडिया पे, वो उस पर हमला होता है। और फिर कई जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं और जर्नलिस्ट हाउसेस हैं वो वाकई श्रद्धालु हैं, मतलब उन पर कोई दबाव नहीं है, वो कहते होंगे कि दबाव है, लेकिन वो वाकई इसमें उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वहाँ पे। अब हम लोग, मुझको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं, उनके कई लोग वो MPs हैं, वो बीजेपी के लिए वो लड़ चुके हैं वहाँ पे, उनको लगता है कि ये सही चीज़ है। और चौथी चीज़ जो बीजेपी ने बहुत अच्छे बड़े व्यवस्थित रूप से की, वो ये एक तो ख़ुद अपनी फीड जर्नलिस्ट को देना, तो चुनाव की कवरेज भी एक इवेंट मात्र हो गई कि हमने 1 मिनट उठा लिया है बीजेपी की फीड से, हम चला दे रहे हैं, चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक पत्रकार को, और ये मुझे न्यूज़ रूम में ख़ुद महसूस हुआ है कि 7 स्टूपिड जर्नलिस्ट बैठे हैं एक न्यूज़ रूम मीटिंग में, बाहर एक इतना ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे लग रहा है वियना में एक जर्मन लीडर कोई बोल रहा है, उस तरह का आपने बिल्कुल तामझाम कर रखा है, और वो कैमरा ऐसे चल रहा है, यू से कि भैया 2 लाख बंदे आए बीजेपी के लीडर को सुनने में, मेरी क्या औकात मेरे एडिटोरियल की। तो आप वाकई आप सहम जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। उसका बहुत असर पड़ा, उसका बहुत असर पड़ा पूरी पत्रकारिता जिस तरह से शेप हुई उसमें, कि ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग सरकार, एक मजबूत सरकार 2082 से 300 क्रॉस किया उसने, री इलेक्ट हुई, मैं कौन हूँ। और ये बड़े बड़े एडिटर्स ने कन्फेस किया है कि मैं कौन हूँ उसमें बोलने वाला, भैया जब जनमत उनके साथ है, प्लस प्रोडक्ट्स वगैरह तो बन ही चुके थे न्यूज़। तो जब मैं आपको बेच रही हूँ न्यूज़, भाई मुझे पता है आपकी राय क्या है, मैं सर्वे करा रही हूँ हर 6 महीने, तो मुझे पता है आपकी राय क्या है, मैं आपको वही दूंगी जो आपको चाहिए। आपको कोलगेट में अब नमक चाहिए, तो अब मेरे सर्वे वाले मुझे बता रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा। लिहाजा कुल मिलाकर हम लोग जहाँ इस वक्त खड़े हैं, इसमें पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद बिल्कुल कोई कमिटमेंट आपका सोशल इस वक्त बचा नहीं कि हम ये करने के लिए पत्रकारिता में आए हैं। और ये और मुझे डेंजरस इसलिए लगता है क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक्स इस तरह की है। एक ऐसा ज़माना था, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई कई लोग आते थे, अफवाहें फैलाते थे, अलग तरह का इतिहास आपको बताते थे, उल्टा इतिहास बताते थे, जहर घोलते थे, आप भगा देते थे क्योंकि कहीं संपादकीय को छप जाता था जो अक्लमंदी का होता था, स्कूल में कोई और कुछ समझा रहा है आपको,
अलग अलग चीज़ें थी, व्हाट्सएप नहीं था, आपका कोई अंकल ही कोई इंटेलिजेंट बात आपसे कह देता था, आप कहते थे नहीं यार ये सब गलत है। अब वो सारा एक चीज़ से फनल होके आ रहा है। तो आपका वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी हो, वो आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक्स हो, वो आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, वो आपके सरकारी तंत्र हों, सारी एक बात कह रहे हैं। तो आप उस शख्स, उस कंज्यूमर कह लीजिए, ग्राहक कह लीजिए, या उस दर्शक, उस पाठक की तरह से सोचिए जो सिर्फ सरसरी हेडलाइन देखता है और वो न्यूज़ देखता है। उसको तो टाइम नहीं है ये सब एनालाइज करने का ना। ये तो हम बड़े बूढ़े अभी बैठ के न्यूज़ रूम में वो निकल के व्याख्यान दे रहा था, इसलिए हम लोग बैठ के सोच के उसको पिरो रहे हैं। उसके लिए तो ये खबर है, ये सच है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करते हुए ये हमारी जो पूरी जर्नी है, एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी है कि वो एक कॉमन सेंस ऑफ द नेशन तैयार करे, एक ऐसा वातावरण तैयार करे। पत्रकार की मेरे ख्याल से शायद 4 जिम्मेदारियां होती हैं। आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ दोहराऊँगी। एक तो भाई सब खबर देना एक ऐसे सेंस में कि आप खबर दे रहे हैं जिससे आप इंटरेस्टेड हैं। मतलब लौट की ललित मोदी किसके साथ छुट्टी पे गए थे उसको आप दे सकते हैं, लेकिन उस पर मतलब 6 घंटे का डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। आपको खबर चाहिए जो आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट होती है, और ये बोरिंग सैड खबर नहीं, ज़रूरी आपको खबर चाहिए। एक तो खबर देना। नंबर 2, विमर्श के लिए, इफ़ नॉट बहस के लिए। द बिग फाइट हमें नहीं चाहिए। एक विमर्श के लिए, विचार के लिए एक माहौल तैयार करे वो, जिसमें तमाम लोग आएँ और अपनी राय रखें। बहस ना करें वो बस अपनी राय रखें। इसके लिए एक माकूल एक माहौल बनाएं। पत्रकारिता का ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है कि जवाबदेही तय करे वो जवाबदेही इस मायने में तय करे कि भाई अगर ये सूखा पड़ा है यहाँ पे या महंगाई हो रही है, तो डायरेक्टली एंकर, हमारे एक मित्र हमको अभी बता रहे थे, वो एंकर बोलता है कि सरकार तो जो कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है इसके लिए? विपक्ष क्या करेगा? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में धावा बोलेगा या वो तमाचा मारेगा आरबीआई का जो गार्ड खड़ा है वहाँ पे। लेकिन ये है कि और विपक्ष में 20 तरह की दिक्कतें हैं। मतलब दे शुड ऑल्सो गो इनटू द बे ऑफ बंगाल, दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। लेकिन इस वक्त तो ये सवाल अभी तो इसमें तो क्या उसका तर्क में इसकी क्या वो है कि विपक्ष क्या कर रहा है इसमें। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हैंडल है क्रूर दर्शन, वो बड़े अच्छे एनालिसिस करता है। उसने 150 टीवी डिबेट्स एनालाइज की मई में, और उसने पाया कि 138 डिबेट्स, 138 आउट ऑफ 150 रैंडम उसने उठाई मई में हिंदू मुस्लिम इशू पे। बाकी जो 9 थी या क्या, वो थी सिर्फ प्रो बीजेपी, और शायद 3 थी सेडिशन लॉ पे, कुछ चीफ जस्टिस ने कह दिया था, वो शायद सबसे अहम खबर थी, उस पर सिर्फ 3 डिबेट्स थी। और एक और संस्था है, मैं आई विल अर्ज यू कि आप उनको खोजें नेट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज़। वो एक सीरीज़ करते हैं कॉल्ड द थिन रेड लाइन सीरीज़, यानी वो पाई चार्ट बनाते हैं कि कितना समय कौन किसको दे रहा है, और सारे गैर ज़रूरी और उल जलूल बेवकूफ़ी के विषय इतने, और थिन रेड लाइन होगी महंगाई पे एक डिबेट, या कई 2019 के पहले शायद महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पे बहस ही नहीं हुई। तो पूरा ये जो एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन, हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ को वहाँ पे ला के खड़ा कर देना, जहाँ पे जज्बात आप सोचिए किसी के टीवी चैनल पे कंटिन्यूसली ये चल रहा है विविध भारती की तरह, हिंदू मुस्लिम, और अब तो म्यूट करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल टेक्स्ट इतना ज़बरदस्त हो गया है टीवी पे कि वो टेक्स्ट चल रहा है, आप म्यूट कर दीजिए, लेकिन इतना शोर तभी भी जारी है। और तीसरी चीज़ होती है जो जवाबदेही, एक तो ये कि सरकार की जिम्मेदारी है उस पर सवाल केंद्रित करना, और चौथी और बहुत ज़रूरी चीज़ कि भाई वित्तीय फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी किसकी है इस पे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पे। और ये मेरे को स्टेटिस्टिक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और बहुत ही मतलब एक परेशान करने वाली बात कि CAG की जो रिपोर्ट्स हैं उनका कवरेज बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो कवरेज हो रहा है, और CAG की रिपोर्ट्स भी ज़ीरो हो गई हैं। CAG की रिपोर्ट्स में 2015 से लेके अब तक 5 साल में, 2015 के बाद 2020 तक अब 75% कमी हुई है जितनी CAG की रिपोर्ट्स हैं। और इतना हंगामा चल रहा है हमारे लद्दाख डिफेंस में, इतनी चीज़ें हो रही हैं डिफेंस से रिलेटेड, OROP हो गया, बड़े अहम फैसले डिफेंस के उसमें हो गए, उससे बिल्कुल चुप्पी है। उसमें सिर्फ मोदी जी विल वेयर द डिफेंस यूनिफॉर्म, जिसको कॉस्ट्यूम प्ले कहते हैं लोग। बोरिस जॉनसन भी अभी कोई फाइटर क्राफ्ट चला रहे थे, तो बस वो होगा, इस पे कोई सीरियस बातचीत नहीं होगी। CAG की रिपोर्ट्स डिफेंस पे ज़ीरो हैं पिछले साल। लेकिन CAG तो CAG, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी है, जो आपका फाइनेंशियल वॉचडॉग है इस देश का, वो इस कदर काम कर रहा है। तो सूचना, विचार विमर्श को आपने बिग फाइट बनाया हुआ है, इफ़ एट ऑल अगर बिग फाइट हो रही है, अदरवाइज तो सिर्फ शोर है, बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा नॉइज़ आपने खड़ा कर रखा है। ना आप जवाबदेही तय कर पा रहे हैं, और ना आप
फाइनेंशियली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर पा रहे हैं। और एक यंग डेमोग्राफिक में जहाँ आपकी औसतन मतलब उम्र भारतीयों की शायद 26 है या 29 साल की है, उसमें आप सोचिए कि यही जनरेशन अगले 20-1 साल में यही लोग नाना दादा रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी ऑन द प्लैनेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कितनी देर तक हम उस पूरे सिस्टम को कंडेम कर दे रहे हैं टू लिव विद दोज आइडियाज़ जो हम इस वक्त एज इंफॉर्मेशन स्फीयर में हम कर रहे हैं। आखिर क्या उस नागरिक की उसकी क्या गलती है, या वो जब वो बैठ के इवेल्युएट करता है कि मैं किसको वोट दूं, उसके पास क्या आप उसको टूल्स दे रहे हैं यूज़ करने के लिए कि वो उस पर फैसला एक नॉर्मल एक रैशनल रीजनेबल फैसला ले सके। तो मीडिया की जिम्मेदारी, या जिम्मेदारी इज़ अ बैड वर्ड, लेकिन मीडिया की जितनी जो इसका योगदान है हमारे लोकतंत्र के पतन में, इसको ओवर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और मैं तो इसकी भी फ़ैन नहीं हूँ कि बड़ा इंप्रूव हो जाए मीडिया वगैरह। अगर इंप्रूव ही ना हो, फिर जस्ट गेट्स आउट द वे, अगर ये खामोशी हो जाए तो आप देखिएगा कि पूरा मूड ऑफ द नेशन, सेंस ऑफ द नेशन वगैरह में कितनी एक चुप्पी, एक समझदारी आएगी। लेकिन उसको जो बम्बार्ड किया जा रहा है, तो एक तरह से समझिए हम लोगों की खुशकिस्मती है या संयोग है कि हम लोग इस दौर में जी रहे हैं जहाँ मुझे लगता है इसका अभी ख़ात्मा हुआ नहीं है, और ये अभी बहुत हिचकोले लेगा। इफ़ वी आर लकी, एंड इफ़ वी आर नॉट लकी तो सीधे नोज ड्राइव करेगा। लेकिन इसमें हमें और बहुत बुरे दिन देखने बाकी हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यंग लोग हैं, तो मैं इस तरह का वो राग नहीं अलापना चाहूँगी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लुट गया, एक्सेट्रा। लेकिन हम इसमें कर क्या सकते हैं? तो इसमें शायद हम लोग कर ये सकते हैं। मैंने ये सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित नहीं किया है। मतलब सवाल अभी भी इम्पॉर्टेंट है, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि इससे कोई जो बहुत पावरफुल, जो हमसे आपसे बहुत पावरफुल है, वो डरता है सवाल से। तो सवाल पूछते रहिए, आप जहाँ भी हैं, जिस न्यूज़ रूम में हैं, आप जितना पानी की तरह पत्थरों के बीच से निकलिए, जैसा भी जो भी मेटाफर आप यूज़ करना चाहें, इसको इन दिक्कतों को पाटिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल में बहुत डर है। सिर्फ सवाल पूछ लेना ही काफ़ी है, उस पर जवाब हासिल कर पाना भी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आजकल तो हम इतने बेसिक स्टेज पे हैं कि अगर आप सवाल आर्टिकुलेट करके पूछ लें, आपने बहुत कर दिया। और बार बार बात जाती है उसी बच्चे की तरफ, हांस क्रिश्चियन एंडरसन के बच्चे की तरफ, कि भाई जो कहता है कि द एम्परर इज़ नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। मतलब हम लोगों को उस सारे पत्रकारों की भूमिका शायद उस बच्चे की तरह हो गई है कि हमको बस ये कह देना ज़रूरी है कि मतलब वील हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। और जहाँ हम लोग, कई लोग जिस तरह के हैं, हम लोग का एक वो होता है कि यार इसमें लेट्स पंच इट इन, और हम बिल्कुल हम अपना काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। शायद अगर समाज और जो हमारा पाठक वर्ग है या दर्शक है, वो इसके लिए रिसेप्टिव नहीं है, अगर आप उसमें से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हमें और सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, और शायद सुनना चाहिए हमें कि आखिर वो अगर इस तरह से सोच रहा है, वो इतना, अगर उसमें इतना हेट्रेड है या वो एक तरह का एक नज़रिया है उसका, तो क्यों है? तो शायद हम सुने, उससे हमारी ही उसमें अकल और हमारी जानकारी में इजाफा होगा, हम उसको समझ पाएंगे और फिर हम उसको टैकल कर सकें, हम उसको सुने, हम उसको बोलें, और हम खुद भी उसका, हम वो जो सेइंग है उसकी कि आई थिंक हु इज़ इट, नीचे, कि अगर आप देखते रहें, अगर आप वेल में बहुत एक अंधेरे कुएं में, एक सूखे अंधेरे कुएं में आप बहुत देर तक घूरते रहे, then it stares back at you। मतलब हम वही ना बन जाएं जिसका हम इतना वो विरोध करते हैं, और जिसको हमको पता है कि इतने मसले हैं उसकी वजह से, और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की काफ़ी बुरे हाल है उसकी वजह से। हम बिल्कुल वही ना बन जाएं, क्योंकि अगर हमने उसको उखाड़ भी दिया तो क्या किया? अगर हम वही बन गए तो क्या हम उसको हरा पाए? मतलब ये सवाल हमको, एक पत्रकार को हमको पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हमें पास कितना इसके लिए वक्त है, और हम कितना भाई टाइम लगेगा इसमें वगैरह, कितना टाइम है मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ी तेज़ी से शिकंजा एक तरह से कसा जा रहा है। पत्रकार अब जेल में हैं, हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जैसे मैंने कहा, बहुत तेज़ी से उसका पतन है, और इनका ये प्लान है कि हम 6000 लोगों को अगर घेर दें तो सारे जो बोलने वाले लोग हैं वो जेल में होंगे, फिर हम टेक्स्ट बुक्स बदल दें और ऑल विल बी वेल, कि गांधी को किसी ने मारा नहीं और गुजरात में भी कुछ नहीं हुआ, और ऑल विल बी वेल, और हम अपना नैरेटिव इसमें स्पिन करेंगे। तो मुझे पता नहीं कितना वक्त है, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं एक विमर्श के लिए, एक माहौल तैयार करने के लिए, जानकारी देने के लिए, और देते रहें हम। और मेरी एक बहुत ही पेट सेइंग है, थोड़ी क्लीशे है, लेकिन मुझे बहुत वो ताकत देती है तारीख और अंधेरे टाइम्स में, वो है सीक ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स। क्योंकि हम लोग भाई हमारे अच्छे दिन तो हो चुके हैं, तो हम एक स्टेज पे हैं, हम लोगों को पढ़ने लिखने का सौभाग्य है, तो हमारा जो एक दायित्व बनता है समाज के प्रति या जिस भारत के प्रति जिसकी वजह से हम खड़े हैं आज, और हम अभी भी चर्चा ये कर पा रहे हैं खुले में और रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वो कर सकें जो शायद और लोगों के पास टाइम नहीं है, शायद वो बहुत
बहुत गरीब हैं, उनके हम लोग महज 5% ऑफ इंडिया में गिनती है हम सब की इस कमरे में, मतलब जो गरीब से गरीब आदमी हमसे मुलाकात होगी भोपाल में या दिल्ली में, वो भी उस 5% में आता है। तो शायद हमारी जिम्मेदारी उस 95% के प्रति ये है कि हम ही उसको बिन के उस ट्रूथ तक हम पहुंचने की पूरी कोशिश करें और तथ्य पे हम अपनी नज़र रखें और करते रहें। और इसको देख के मुझे अनुराग जैसे पत्रकारों से बहुत हिम्मत मिलती है, और ये दे आर यंग, दे आर डूइंग देयर जॉब। इनकी मैदानी पत्रकारिता, इनका जाना वहाँ पे, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट टू बेयर विटनेस, मतलब गवाह के तौर पे मौजूद होना वहाँ पर। ये मौजूद हैं, ये अपनी बात कहते हैं और अपनी बात इस तरह से कहते हैं, ज़बान में कहते हैं कि इट गेट्स अक्रॉस। यही सबसे बड़ा हम लोगों के सामने वो है। तो कोई एंटीबायोटिक कोर्स की तरह हम कुछ खा नहीं सकते कि ये बिल्कुल माहौल ठीक हो जाए, लेकिन शायद धीरे धीरे अगर हम लोग कभी कभी डॉक्टर कभी पेशेंट खुद भी बन जाएं और इसको नज करें इस सिस्टम को, तो शायद इसमें कुछ चीज़ें बेहतर बन पाएंगी। तो बस यही कहना था आपसे। आई होप सम ऑफ इट इज़ इनसाइडर, लेकिन आपको ये सब चीज़ें मालूम ही थी, लेकिन आई होप इसमें कुछ सिस्टमेटाइज करके मैं आपके साथ शेयर कर पाई, और मे बी शेली वुड हैव लाइक टू हियर दिस। थैंक यू सो मच। वो चेहरे बता रहे हैं कि आपने कितने अच्छी तरीके से उन्हें ग्रहण किया है। सत्य का पक्ष लेना बहुत आज के अंधेरे समय में बहुत ही कठिन होता है, और सत्य को उद्घाटित करना उससे ज़्यादा कठिन होता है। सत्य को सम्मानित करना उससे ज़्यादा कठिन होता है, और सत्य को व्याख्यात करना उससे ज़्यादा कठिन होता है। और ऐसे जहाँ सत्य का प्रसारण हो रहा हो उसकी अध्यक्षता करना उससे भी कठिन होता है। मैं अध्यक्ष जी को बुला रहा हूँ, पलाश सर्जन जी को, कि आप आएँ। लेकिन कॉमरेड बादल का आग्रह में टाल नहीं सका। तो अनुराग भाई को बधाई देना चाहता हूँ आज जो सम्मान उनको प्राप्त हुआ है इसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि लोक जतन दिनों दिन प्रगति करता जाएगा और जो उसका प्रसार बढ़े और वो जिस मकसद को लेकर चल रहा है वो उसमें कामयाब हो। बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है मेरे पास। सीमा जी ने बहुत अच्छे से पिछले 20-25 सालों के दौर में जो मीडिया की बदलती तस्वीर है, जो सूरत है, उसके बारे में उन्होंने समझाया है, और उसके बाद कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। और वैसे भी आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सारी स्थितियां आप लोगों के सामने हैं, किस तरह संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, मानव गरिमा का हनन लगातार हो रहा है, और हमारी जो विरासत है आज़ादी की लड़ाई की, उसको नीचे दिखाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़े बहुत मुट्ठी भर जो लोग हैं, सीमा जी हैं, अनुराग हैं, या और इस तरह के लोग हैं, इनसे ही थोड़ी बहुत उम्मीद रह जाती है कि इस घटाटोप में वो दिया बनकर उनको राह दिखाते रहेंगे। और मुझे ये लगता है, सीमा जी की बात सुनकर मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये जो परिस्थितियां हैं उनका शायद निकाल इस तरह से हो सकता है कि समाज का, जनता का राजनीतिक शिक्षण शुरू किया जाए। ये काम जो इतने सालों में नहीं हुआ, जो भी पार्टी रही सत्ता में, उनको इस बात की ज़रूरत शायद महसूस नहीं हुई, और अब तो बिल्कुल उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो इसका यही तरीका हो सकता है कि लोगों के बीच जाए, छोटी छोटी गोष्ठियाँ आयोजित करें और तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को बताएं। मतलब मीडिया है और इकोनॉमी है, राजनीति है, जो भी कुछ है, उसके बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिकता क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है।
और सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का गठजोड़ किस तरह का है, ये तमाम चीज़ें आज सामान्य आदमी को नहीं पता है। तो ये इस तरह का कोई कार्यक्रम हाथ में लिया जाए। और एक कोशिश जो भोपाल में शायद पिछले दिनों भी ऐसी बातचीत हुई कि एक जैसा सोचने वाले जो लोग हैं, चाहे वो वो संस्था के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, ये सब मिलकर एक मंच पर आए। तो इसके बाद ही फिर हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें, एक जन शिक्षण का एक कार्यक्रम हम तैयार करें और उस पर अमल शुरू करें। सीमा जी ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ की कि हमको सवाल पूछना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि सवाल पूछने का हक हमारे पास बरकरार है। हम भूल गए हैं उस बात को, ये अलग बात है। तो ये सवाल पूछना को जारी रखना चाहिए। मैं समापन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक दुष्यंत कुमार की गज़ल है और सीमा जी ने जो बताया उस पर बिल्कुल ये, हालांकि आप सबको पता है कि बरसों पहले उन्होंने लिखी थी, लेकिन आज के दौर में भी बहुत मौजू है वो, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार। और सीमा जी की बात का ही ये एक रूप है कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा ज़रूर, दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा ज़रूर, हर हथेली खून से तर और ज़्यादा बेकरार। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अपनी साथी प्रकाशक संध्या जी से इतनी जवाबदेही की उम्मीद तो ज़रूर करूँगा कि हम सबको धन्यवाद दें। संध्या से साथी राम प्रकाश जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मालिक नहीं बताया, वरना सीमा जी ने अभी जिस तरह के मालिकों का जिक्र किया है तो मैं तो नीचे ही उतर जाती तो अच्छा रहता। तो उस तरह की मालिक तो हमारे लोक जतन में कोई नहीं है। और मुझे चूँकि धन्यवाद देने का जिम्मेदारी मुझे मंच ने सौंपी है, तो सबसे पहले तो मैं अनुराग द्वारी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इस लोक जतन परिवार की ओर से जो हमारा अनुरोध था सम्मान देने का, वो उन्होंने स्वीकार किया। वरना अभी जिस तरह का माहौल है उसमें सच बोलना और सच को स्वीकार करना कितना खतरनाक है, उस खतरे को वो झेल रहे हैं और उस खतरे को वो मान भी रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। सीमा चिश्ती जी जिन्होंने पूरा खोल के बता दिया कि किस तरह का मीडिया है और मीडिया की जो जिम्मेदारी है, आज़ादी के आंदोलन के समय जो मीडिया की जिम्मेदारी थी, और हमारे जितने भी नेता हुए, चाहे वो गांधी जी हों या नेहरू जी हों, हर कोई किसी न किसी तरीके से कुछ लिखता था, पत्रकारों की तरह काम करता था। ठीक वही जिम्मेदारी के तहत ये लोक जतन की शुरुआत हुई थी कि हम जो अभी हमारे अध्यक्षता कर रहे साथी पलाश जी ने कहा कि राजनीतिक शिक्षा खत्म हो गई और पत्रकार ये काम करता है। पत्रकार किसी भी समाज का पत्रकार समाज का आईना होता है। वो आईना अब नहीं दिखाया जा रहा है, मृग तृष्णा दिखाई जा रही है और पूरे समाज को
हिंदू मुसलमान या बने हुए गढ़े हुए मुद्दों के पीछे मृग तृष्णा की तरह दौड़ाया जा रहा है। ये बंद अगर करना है, ये अगर ख़त्म करना है, तो हमें दिया बनके अपनी रोशनी देना शुरू करना पड़ेगा। लोक जतन यही काम कर रहा है और इस लोक जतन के जो परिवार हैं जो काम कर रहे हैं, बादल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं संकट के समय साथ देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पूरा परिवार है और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे प्रबंधक जो हमारे साथी सबसे बुजुर्ग हैं, साथी सुरेंद्र जैन जी, उनका है। वो आपके आज बुजुर्ग नहीं कहो, वो कहते हैं मुझे बुजुर्ग मत कहा करो, क्योंकि वो वाकई में हमारे सबसे युवा साथियों में से है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे लोक जतन जिनकी वजह से निकलता है, साथी हमारे उपेंद्र यादव, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ तो बोलूँ ना, राम प्रकाश जी, और संपादक मंडल के हमारे संपादक बादल सरोज जी और प्रमोद प्रधान जी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी पलाश सुरजन जी, जो स्वयं एक अखबार देशबंधु निकालते हैं और वो जिस तरह की परेशानियों से दरपेश आते हैं वो भी हम जानते हैं कि वो किस तरह की परेशानियों से दरपेश आते हैं। उसके बावजूद उनकी सक्रियता हमको अचंभित करती है। वो हर जगह उपस्थित रहते हैं और न केवल उपस्थित रहते हैं बल्कि अपनी छोटी सी बात में भी हमको कुछ न कुछ संदेश दे के जाते हैं। जैसा उन्होंने अभी कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अंधेरे में अंधेरा अंधेरा कह के देखते रहेंगे तो वाकई में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अंधेरे में जो छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे हैं, जो छोटी छोटी रोशनियाँ टिमटिमा रही हैं, उसकी तरफ हम ध्यान रखें। समाज बदलेगा ज़रूर, देर लगेगी, लेकिन ये वही समाज है, ये वही देश है जिसने उस सत्ता को ख़त्म किया जिसका राज कभी ख़त्म नहीं होता था। पूरी दुनिया में उसका राज था और ये जनता के आंदोलन ने किया, जनता के अहिंसक आंदोलन ने किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर महात्मा गांधी, नेहरू तक की हमारी लीगेसी है। और अगर ये लीगेसी हम भूल जाएंगे, अगर ये इतिहास, ये विरासत हम भूल जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐसी पीढ़ी हम तैयार करेंगे, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी जहाँ गोडसे और सावरकर जो है वो उनके हीरो होंगे। ये हमें नहीं होने देना है। ये अगर हमें नहीं होने देना है तो लोक जतन हो या तमाम सारे ऐसे सोशल मीडिया के लोग, जिसमें हमारी एक बहुत ही प्यारी दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, पुष्पा जी, जो अपना काम कर रही हैं और हमें खुशी है कि यहाँ पर भी वो उपस्थित हैं। और ऐसे तमाम नौजवान साथी जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग का काम कर रहे हों, चाहे सोशल मीडिया का काम कर रहे हों। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आरएसएस की जो मशीन है, आरएसएस की वो जो मशीन है जो सब जगह छूट पात फैला देती है, उस मशीन को अगर हमको ख़त्म करना है तो निश्चित रूप से हमें जनता की ताकत को एकजुट करते हुए इन तमाम सारे छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं उनको फैलाना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। ये काम कठिन है, ये काम बहुत पेशेंस मांगता है, लेकिन ये करना तो पड़ेगा। और अगर ये करना पड़ेगा, जब हम करेंगे तभी जो है इस देश को, इस समाज को हम बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस बारिश के समय, हमें बहुत डर लग रहा था और सीमा जी को भी हम कह रहे थे कि सुबह से इतनी बारिश है, पता नहीं कितने लोग आ पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ लोक जतन परिवार की ओर से कि आप सब लोग आए यहाँ पर, इस सभा में बैठे, सीमा जी को सुना, अनुराग द्वारी जी को तो आप वैसे भी एनडीटीवी पे सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में सुना और यहाँ इस सभा में पूरे समय बैठे रहे, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब मंच का जो संचालन है वो हमारे संचालन कर रहे राम प्रकाश त्रिपाठी जी को सौंपती हूँ।